हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमित रंजन और इस सेशन में आज हम बात करेंगे आपके गेट के एग्जाम के बाद आपने क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से आपको आगे की चीज़ें जो है वो मैनेज करनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों के गेट का एग्जाम 23 का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, इन केस अगर वो किसी तरह से बुरा गया या कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत हमारा एफर्ट जो बाकी रह गया, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इस बारे में आज हम बात करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पे देखो मेनली ऐसा कह सकते हैं कि हाँ दो केसेस हैं। ठीक है, कि एग्जाम काफी अच्छा गया। ठीक है, सेटिस्फैक्शन तो खैर किसी को नहीं मिलती, जिसकी रैंक वन भी आ जाती वो भी सोचता है यार थोड़े मार्क्स और बढ़ जाते। तो बात ये है कि यार एग्जाम या तो अच्छा गया, ठीक है, या तो फिर बुरा गया एग्जाम। मतलब इन द केस यहां पे कि अगर क्वालिफिकेशन मार्क्स को आप क्रॉस कर चुके हो, ठीक है, या फिर आप क्वालिफिकेशन मार्क्स जो क्रॉस नहीं कर पाओगे, ये दो केसेस होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है, मान के चलो कि अगर आपकी रैंक जो है 1200-1500, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि रैंक अगर मतलब बहुत खराब आ गई है, मतलब जैसे ना 1500-2000 तक रैंक आ गई तो आपको कहीं एडमिशन नहीं हो सकता। एडमिशन हो सकता है, उस केस में भी एडमिशन हो जाता है। कुछ कुछ जगह पे पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। द रीजन इज कि आपका इंटरव्यू उसके लिए काफी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, अच्छा अगर गया हुआ है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। बट व्हाट इफ अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का वो टाइम है जहां पे आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा आपको, राइट, कि अब शुड वी गो फॉर जॉब्स, क्या मेरे को जॉब के लिए जाना चाहिए या फिर मेरे को हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए, या मेरे को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्या अगर हायर मतलब अभी इतना पढ़ने मतलब इतने ये सारे एंट्रेंसेस खराब हो रहे हैं, तो क्या हायर स्टडीज में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं इस सेशन में। ठीक है, तो यार उससे पहले अनअकैडमी पर सीएसआर नेट और आईआईटी जैम दोनों कैटेगरी में मैं अवेलेबल हूं, मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे। ठीक है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस जो एक्सेस कर सकते हो। स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री होते हैं, वो डेमो क्लासेस होते हैं। स्पेशल क्लासेस में मेरे लगभग 500 के आसपास वीडियोस होंगे, तो आप वहां पे जाके देख लो वीडियोस कैसा है, कंटेंट कैसा है, क्या क्या चीजें वहां पे कराई गई है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो जाके आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक घंटे की क्लासेस होती है, आप जाके वहां पे देख सकते हो, 500 से ऊपर क्लासेस है, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो बहुत आराम से। और अगर आपको लगे कि नहीं स्केड्यूल बना के एक बढ़िया तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलो देखो, सबसे पहली बात देखो, जो आपका एग्जाम हुआ है ये कहीं से मैंने गूगल से चुराया है। बेसिकली ये सिंपली ये कह रहा है कि माय करंट सिचुएशन इज नॉट माय फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, देखो ये जो एग्जाम हुआ है ना आपका, ये एग्जाम कुछ नया स्टार्ट तो कर सकता है, बट एक बात ध्यान रखना, ये एग्जाम कहीं पे कुछ खत्म नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा कि यहां पे पहुंच के आपको सक्सेस की सबसे ऊंची सीढ़ियां आपको मिल गई, बस जो चढ़ गए वो चढ़ गए और जो नहीं चढ़े वो पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप यहां से बहुत आराम से, कहते हैं ना कि 4 कदम पीछे लेके आप बहुत आराम से आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो ये एग्जाम जो आपका हुआ है गेट का, जो अभी आपने फरवरी में दिया है, इसके बाद आपके अपकमिंग कुछ एग्जाम्स हैं, इसके बारे में अगर मतलब हाँ कि कुछ अपकमिंग एग्जाम है, उसके बारे में भी आपको हम बात करते हैं। ठीक है, और आपका सवाल ये होता है कि सर हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगभग हर इंसान फंसता है। ठीक है, देखो बात यह है कि अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 1 साल में या अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में आप बहुत आराम से कंसिस्टेंट होके एक हार्डवर्क करके एक सही रास्ते में जाते हुए अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, मैं चाहूंगा कि अगर आपका ये एग्जाम इनकेस अगर खराब गया है तो आप एक चांस जो है गेट 2024 को भी दो। ठीक है, ताकि और इस दौरान इस 1 साल में देखो जो गलतियां आपने पिछले में करी है, जैसे मान लो कि अगर आपने एमएससी खत्म करी है अपनी, जस्ट आपकी एमएससी अभी चल ही रही है, उसके साथ अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है, तो फिर थोड़ा ये होता है कि ठीक है यार एमएससी के प्रोजेक्ट्स थे, एमएससी के कोर्स वर्क थे, उस चक्कर में हमारी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी नहीं हो पाई। ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो ऐसा है कि आप ड्रॉप लेके उसको आराम से बहुत आराम से कंटिन्यू कर सकते हो कि ठीक है 1 साल का ड्रॉप ले लिया, उसके बाद फिर जो है हम अगले साल 2024 में गेट का एग्जाम देंगे, या फिर जो अपकमिंग एग्जाम्स है वो हम देंगे। दूसरा ये हो जाता है कि सर हम ऑलरेडी 1 या 2 साल का ड्रॉप ले चुके हैं। देखो अगर ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप ले चुके हो और आपको अपनी गलतियां पता है कि हां ये गलतियां मेरे से हुई है, इन दैट केस आप एक चांस और खुद को दे सकते हो। बट अगर उससे ज्यादा कुछ हो रहा, अगर आपको ये फील ही नहीं हो पा रहा कि नहीं यार ये मतलब मैंने अपना पूरा 100% लगा दिया, इसके बाद इससे ज्यादा अब मेरे बस की बात नहीं है, अगर इनकेस फील हो रहा है ऐसा,
तो फिर बेटर कि आप जो है अपना करियर जो है वो स्विच कर लो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब या इनकी प्रिपरेशन जो अगर वो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं मैंने 100% अपना एफर्ट दिया और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो, बट अगर आपको यह लगे कि नहीं आपके एफर्ट में कहीं पे भी कुछ चीजें बाकी रह गई या कहीं पे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिन गलतियों को आप सुधारते हुए आप आगे करना चाहते हो कि नहीं मेरे को अब ये एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर आपको बेसिकली एक ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि इसके बाद देखो गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद ऐसे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली टर्न कर देगा। आपके लाइफ की हर चीजें बहुत अच्छे तरीके से बहुत सही डायरेक्शन में चली जाएंगी। जैसे आपके साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब होती है, ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर की जैसे जॉब होगी बार्क में, या फिर कहीं से आप अगर पीएचडी करना स्टार्ट करो, देखो पीएचडी अगर आपने कहीं से भी अच्छे जगह से स्टार्ट किया ना, विद इन 1 और 2 ईयर आपको आपके गाइड जो ना अच्छे कॉन्फ्रेंसेस में भेजना स्टार्ट कर देंगे। और अच्छे कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद यार एक वो अलग लेवल का, मतलब अच्छे लोगों के साथ मिलोगे, वो एक्सपोजर मिलेगा और वो एक्सपोजर बहुत अलग लेवल का होगा जो आपको शायद ही किसी अच्छे एमएनसी में मिले। बहुत टॉप लेवल के एमएनसीज में अगर आप जा रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप जा रहे हो, तो फिर वहां पे चांसेस है। अदरवाइज अगर आप कहीं ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप्स जो यहां पे, तो उनमें आपको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं इसके बाद हम टीचिंग को एज ए प्रोफेशन बनाएंगे, ठीक है, पैसे हैं उन सब में, बट ऐसा है कि फिर दुनिया देखने का ना वो मौका आप छोड़ दोगे। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि हमें कुछ एफर्ट डालना चाहिए, एक एफर्ट डाल के मतलब एक बार ढंग से प्रिपरेशन जो मेरे को स्टार्ट करनी चाहिए, तो फिर बेटर यू शुड टेक अ ड्रॉप। एक ड्रॉप जो है आप ले लो। ठीक है, कुछ यहां पे खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पे कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। आप आगे जो कहते हैं ना कि शेर जो होता है 2 कदम पीछे मुड़ता ताकि 4 कदम जो आगे जा सके, कूद सके, अपने शिकार को पकड़ सके, काइंड ऑफ वही कि अगर थोड़ा सा कुछ हुआ ऐसा कि हाँ थोड़ा सा अगर बैकड्रॉप लगा कुछ ऐसा, तो ये कुछ खत्म नहीं करेगा। ये चीजों को नए तरीके से फिर स्टार्ट करने को, आपको स्टार्ट करने की प्रेरणा आपको दे सकता है बहुत आराम से। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं थोड़ा सा ये कि यार देखो अभी कौन कौन से एग्जाम्स अपकमिंग है। सबसे पहले तो सीएसआईआर जून का 23 का इसी साल जो एग्जाम होगा, ये आप ऑब्वियसली आप सारे बच्चे इस साल एग्जाम दोगे। जेस्ट 23 के फॉर्म्स अभी चल रहे हैं, आप इसको भर के आराम से दे सकते हो। सीयूईटी के जो पीएचडी एंट्रेंसेस है आप उनको दे सकते हो, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने एंट्रेंसेस लेते हैं फॉर पीएचडी, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इतने सारे हैं। सीएसआईआर जून अगर ये क्रैक करते हो आप, और इसके बाद अगर आप पीएचडी लेते हो तो वही स्टैंडर्ड 32,000 फॉर 2 ईयर और 35 के जो गया आफ्टर मतलब सेकंड ईयर जो आपको इतना मिलना स्टार्ट होगा। जेस्ट के थ्रू भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, सीयूईटी के थ्रू भी शायद मेरे ख्याल से वही मिलता, अलग नहीं। सीयूईटी अगर आपका सिर्फ क्रैक्ड है तो इतना नहीं मिलता, बट ठीक है एक बार पता कर लेना। बट हाँ स्कॉलरशिप वहां पे भी है, ठीक ठाक है, आपकी जिंदगी चल जाएगी वहां पे बहुत आराम से। यूनिवर्सिटी के जो अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, 10,000 15,000 इस रेंज में होते हैं, 10, 12, 15,000 के रेंज में वेरी करते हैं। बट ठीक है, ये भी आपको 1 साल के लिए एटलीस्ट कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं चलो इनमें एडमिशन ले लेते हैं, फिर अगले साल जो है हम गेट या इसकी सीएसआईआर की या सीएसआईआर दिसंबर में जो होगा उसकी तैयारी करेंगे। ये बहुत अच्छे से होगा। और देखो ऐसा नहीं होता कि बहुत लोगों के दिमाग में ये लगे सर अगर हम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस क्लियर करें उसके बाद अगर मैंने जेआरएफ दिया, मेरा क्लियर हो गया, तो क्या मैं उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकता हूं क्या जेआरएफ के साथ? बिल्कुल कर सकते हो। अगर ऐसा हुआ कि आपने मान लो कि इस बार किसी जेएनयू का आपने एंट्रेंस क्लियर किया या फिर किसी ऐसे यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर किया जहां पे स्कॉलरशिप थोड़ी कम है, तो अगर आपको जेआरएफ मिल गया, मतलब अगर दिसंबर वाला या जून वाला अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो आप जेआरएफ के स्कॉलरशिप के साथ उसी प्रोजेक्ट को आप कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर अगर आपको स्विच करने का मन है तो वो भी कर सकते हो, अगर इंस्टीट्यूट चेंज करने का मन है तो वो भी आप कर सकते हो। इसकी पूरी फ्रीडम है आपके पास, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, छोटे मोटे पेपर वर्क्स होते हैं वो आपको गाइड समझा देगा, या फिर सीएसआईआर के थ्रू आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी, आप कर लोगे वो, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, उसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद कि ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कैन वी क्रैक द एग्जाम। ये बड़ा अच्छा ये होता है कि क्या अभी अगर मेरा गेट क्लियर नहीं हुआ तो क्या मैं दूसरे एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूं? आंसर इज बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। देखो ये मैं कोई झूठा होप नहीं दे रहा कि अरे सर अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे गेट में 16 नंबर बने। देखो मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिनका गेट जो गया अभी खराब हुआ, लेकिन विद इन 4 मंथ उन्होंने जेआरएफ बहुत अच्छे रैंक से, अंडर 100 रैंक से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप 4 महीने ढंग से लग जाओ ना, तो 4 महीने जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए अच्छे, मतलब आप कुछ टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और उनके साथ जेआरएफ जो अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर सकते हो।
ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगर आपके दिमाग में अगर ये संशय चल रही है ना कि यार क्या मैं अगले एग्जाम्स क्रैक कर सकता हूं, आंसर इज यस, बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ढंग से सोच लेने कि हाँ मेरे को कंसिस्टेंसी के साथ यहां पे काम करना है, मेरे को हार्डवर्क करना है, तो फिर कुछ नहीं। देखो एक बात मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई ऐसा है कि अगर आप हायर स्टडीज में हो ना, तो हायर स्टडीज में यह मैटर नहीं करता कि आपका प्रीवियस जो है आपके स्कोर कितने रहे, आपने क्लास 10th में कितना स्कोर किया, 12 में कितना स्कोर किया, ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आपने कितनी हार्डवर्क कर रखी है और आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो। अल्टीमेटली पीएचडी में भी यही चीज चाहिए, पेशेंस चाहिए आपको बहुत ज्यादा, कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा और साथ में आपको हार्डवर्क करते रहना है। ये नहीं कि आपने मतलब होता ना कि ऐसे 4 दिन का खाना 1 दिन में निकल लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहां पे भी आपको वही चीज करना पड़ेगा कि भाई मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, डे ऑन डे आपको काम रेगुलरली करते रहना है। वीक में 2 छुट्टियां मिलेंगी ना, सैटरडे संडे की छुट्टी देके चिल मारो ना उसमें, बट 5 दिन जो आपको अच्छे से लग के काम करना पड़ेगा। पीएचडी तभी अच्छी होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, और अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हो भाई, तो अनअकैडमी पे गतिमान बैच जो है, ये नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये 4 Feb से स्टार्ट हुआ है, ये जून 23 सीएसआर को टारगेट कर रहा है। तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, इस बैच को ज्वाइन करते हो, जहां पे 3 एजुकेटर मिलकर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसका प्राइस जो आपको पड़ेगा 6 मंथ के साथ आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, प्राइस पड़ेगा 12,970 रुपए। और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप अगले साल जेस्ट की मतलब इसके गेट या जेस्ट या सीएसआई की तैयारी करना चाहते हो अगले साल के लिए 24 के लिए, इन दैट केस आपका जो प्राइस हो जाएगा दैट विल बी 16,212 रुपीज। कोड यूज करें LiveMighty10, इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ जो है वो मिल जाएगा, जितना भी ऑफ यहां पे लिखा हो वो पूरा ऑफ मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या अगर मेरा एग्जाम अच्छा गया, फॉर दैट केस हमें क्या करना चाहिए। देखो अगर आपका एग्जाम अच्छा गया, सबसे पहले तो अगर आपकी एमएससी खत्म हो चुकी है तो अच्छी बात है, तो फिर अपने काम पे लगो। किन किन कामों पे लगना बात करेंगे उसके बारे में। और अगर आपकी एमएससी खत्म नहीं हुई तो मेक श्योर कर लेना कि मास्टर्स जो है विद 60% आप क्रैक करके बाहर निकलो वहां से। फाइनल सेमेस्टर आपका भी बाकी होगा, या हो सके किसी किसी का 3rd सेमेस्टर भी बाकी हो सकता है। तो आप लोग मास्टर्स जो है फर्स्ट क्लास से एटलीस्ट 60% से जो इसको क्रैक करते हुए आप यहां से बाहर निकलो। ठीक है, बिकॉज 60% से अगर आपने क्रैक कर लिया तो लगभग जितने आईआईटीज, बार्क वगैरह, बार्क में क्राइटेरिया होता है कि भाई आपका बीएससी और एमएससी दोनों आपका 60% से होना चाहिए। डीआरडीओ में ऐसे क्राइटेरिया है, बहुत सारे आईआईटीज ऐसे क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो इसीलिए आपके कोशिश करो कि 60% जो लेके ही आप बाहर निकलो, क्योंकि गेट के थ्रू आप कहीं भी एडमिशन लेने जाओगे एटलीस्ट 60% का क्राइटेरिया रख देते हैं। अनटिल अनलेस अगर आप किसी कैटेगरी वगैरह में नहीं आता, कैटेगरी के लिए 5% तक का छूट मिल जाता है। बट आई थिंक इसकी कोशिश करो कि 60% लेके ही अपने जो भी आपका कॉलेज है वहां से एमएससी करके आप बाहर निकलो। ठीक है, ये बात होगी। और उसके साथ क्या होगी आपका कि क्रैक योर इंटरेस्ट। ठीक है, सॉरी, अपने इंटरेस्ट को चेक करना स्टार्ट करो कि आपका किन किन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, कैसा है। क्योंकि देखो अगर पीएचडी की आप प्लानिंग कर रहे हो तो ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हाँ किस तरह का गाइड मेरे को चूज करना है, किस टॉपिक पे मेरे को काम करना है। अगर आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है तो उसको आप आगे फर्दर पीएचडी में आप उसको ये कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब उसको कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर अगर आपके प्रोजेक्ट्स आपने डिसर्टेशन प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं कर रखा है, इन दैट केस आपको चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि भाई इस टॉपिक में मेरे को इंटरेस्ट है, ये ऐसा है। अपनी एबिलिटीज को चेक करनी है आपने। एबिलिटीज को इन द सेंस कि होता ना कि आपका मैथमेटिकल पार्ट जो है, जैसे कैलकुलेशन आप किस तरह से कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, कंप्यूटेशनल में आप कैसे हो, प्रोग्रामिंग में आप कैसे हो, इन चीजों पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दो। और ये एबिलिटीज चेक करते हुए उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है ना उसको आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ये करोगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। मतलब अपकमिंग अगले 3-4 महीने में अगर ये चीजें आपने कर ली तो फिर ऐसा होगा, इंटरव्यू जब होगा ना आपका मतलब जून जुलाई मई जून के बाद से इंटरव्यू सेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी।
तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद गूगल स्कॉलर पे जाओ, यहां पे रिव्यू पेपर, जिस टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है उन टॉपिक के रिव्यू पेपर जो वो जाके सर्च करना स्टार्ट कर दो कि भाई हाँ ये टॉपिक है, इस पे कैसा काम चल रहा है, क्या रिसर्च गैप है, वो सारे आपको रिव्यू पेपर में क्लियर हो जाएंगे। रिव्यू पेपर यहां पे मोस्टली बहुत सारे पेपर जो होंगे वो फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे। तो जैसे आपको स्ट्रिंग थ्योरी में इंटरेस्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी डालो, रिव्यू पेपर डाल दो, अगर कोई लेटेस्ट रिव्यू पेपर आया हुआ तो उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके थोड़ा सा पढ़ो बैठ के। तो उससे क्या होगा, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ स्ट्रिंग थ्योरी में अब तक क्या क्या काम हुआ है और कितना काम बाकी है और क्या क्या रिसर्च हो सकता है, कौन कौन से रिसर्च गैप्स हैं वो मेंशन होते हैं रिव्यू पेपर में। ये काम आप अच्छे से कर सकते हो अपने इस टाइम में, ठीक है। इंटरव्यूज की तैयारी करनी है आपने, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं भाई, तो देखो जितने भी इंस्टीट्यूट है यहां पे, जैसे मैंने कुछ इंस्टीट्यूट के नाम लिख रखे हैं, बहुत सारे के बारे में लोगों को पता होता, बहुतों के बारे में पता भी नहीं होता, लोग सर्च भी नहीं करते। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बना लो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां पे पीएचडी जो होता है वो फिजिक्स में होता है, और जो आपके प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं उनमें से किन किन प्रोजेक्ट्स में, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो उन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। जैसे यूनिवर्सिटीज हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जिनमें पीएचडी में जिनसे पीएचडी आप कर सकते हो। उसके आइजर्स हो गए, आईआईटीज हो गए, आईएससी हो गया, टीआईएफआर हो गया, एसएन बोस हो गया, एसआईएनपी हो गया, बार्क डीआरडीओ है, सीएसआईआर लैब है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट जो आपका चेन्नई में है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, पीआरएल हो गया, आरआरआई हो गया, उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। इन इंस्टीट्यूट्स में देखो, इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं बट सब में पीएचडी के सीट्स थोड़े कम होते हैं। अब एमएससी की तरह आपको 30-35 सीट तो किसी भी इसमें पीएचडी में आपको नहीं मिलेगा फॉर फिजिक्स। तो ऐसा होगा कि इनकी लिस्ट बनाओ और देखो इनमें कि क्या क्या काम कहां कहां पे चल रहा है। उनके वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल है, कौन कौन से लैब्स वहां पे हैं, लैब में क्या काम चल रहा है। पॉसिबल होता तो वहां के जो डॉक्टरेट स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करना स्टार्ट करो। बात करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। इंटरव्यूज की तैयारी करनी है भाई। देखो इंटरव्यूज, उसके बाद जैसे हम बात करेंगे भाई इंटरव्यूज के बारे में कि भाई देखो अगर आपको इंटरव्यूज की तैयारी करनी है तो इंटरव्यूज के लिए एक बात ध्यान रखना, बहुत आराम से इस चीज का ध्यान रखना कि इंटरव्यू जब आप देने जाओगे, टीचर भले ये इस चीज को इग्नोर कर दे कि आप एमएससी की कुछ चीजें भूल चुके हो। होता है ऐसा, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में कुछ चीजें पढ़ी है, हो सके वो टर्म्स एज इट इज हमें इंटरव्यू के टाइम पे याद ना रहे, बट मेक श्योर करना जो आपके बेसिक्स हैं, जैसे ग्रेजुएशन के जो डिटेल्स हैं या फिर क्लास 12 के जो डिटेल्स हैं, आप उनको कहीं पे मिस ना करो, स्पेशली ग्रेजुएशन के डिटेल्स। पीएचडी बोलोगे सर पीएचडी एंट्रेंस में ग्रेजुएशन के डिटेल्स बिल्कुल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेक श्योर कर लेना कि आपका जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, आपका जो बीएससी है, बीएससी के डिटेल्स आपको अच्छे से, मतलब बीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज आपको अच्छे से हो। कभी कभी कुछ इंटरव्यूज में ये पोल दिया जाता है कि आप कोई 2 सब्जेक्ट बता दो जिससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। 2 कोर पेपर हो गया, 2 इलेक्टिव पेपर हो गया, या आपका स्पेशलाइजेशन पेपर है, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, इन सब पे आपको इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई इसकी लिस्ट बना दो, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपने एमएससी में इलेक्टिव्स में ले रखा, तो उसके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ गए ना। तो 2-3 इलेक्टिव पेपर और 1-2 कोर पेपर, जो 2 कोर पेपर मिली, इन पे थोड़ा सा वर्क करो, थोड़ा सा उनको स्ट्रांग बनाओ, और साथ में जो आपका बीएससी वाला पार्ट है, बीएससी को बीच में थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इंटरव्यू इतने में काफी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चों के इंटरव्यू, जिन बच्चों ने टीआईएफआर वगैरह क्लियर करके रखा हुआ, अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे टीआईएफआर हो गया या दूसरे आइजर्स हो गए, इनके इंटरव्यूज दे रखे हैं, उनको क्लियर कर रखा है। ये सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है एक, ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन करके इस टाइप का कुछ होगा, इंटरेक्टिव सेशन विद लर्नर्स, तो यहां पे बना हुआ, वहां पे लर्नर्स ने अपने मतलब इंटरव्यू जो उन्होंने दे रखे हैं उनका मतलब क्या क्या वहां पे हुआ था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहां पे उन लोगों ने सब कुछ बताया हुआ, जाके प्लीज देखो और अपने मतलब उसके अकॉर्डिंग जो अपनी प्रिपरेशन जो है आप आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी और सेशन के साथ बहुत जल्दी, ठीक है। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि नहीं प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से करनी है, गेट 24 देना है या सीएसआईआर देना, तो फिर आप अनअकैडमी ज्वाइन करो और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।